किस कंट्री के जर्मन शेफर्ड सबसे अच्छे हैं? हमें डॉग इंपोर्ट कराना चाहिए या इंपोर्ट के बच्चों से हमारा काम चल सकता है? कि कई बार ना हम ग्लैमर के पीछे भागते हैं, डॉग के अंदर ग्लैमर बहुत है। तो भाई व्यूअर्स को मैं बता दूं कि किसी को गुरु मत बनाओ, कोई आपको सही गाइड नहीं करने वाला। दोस्तों, डॉग वर्ल्ड के अंदर अगर हमने अपने पेडिग्री को इम्प्रूव करना है तो भाई इंपोर्ट डॉग्स की हेल्प तो लेनी पड़ती है भाई। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डॉग इंपोर्ट कैसे करवाया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, और हमें डॉग इंपोर्ट कराना चाहिए या इंपोर्ट के बच्चों से हमारा काम चल सकता है। तो आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं, मिस्टर तरनजीत। ये 17-18 डॉग खुद इंपोर्ट करा चुके हैं, लोगों को हेल्प कर चुके हैं इंपोर्ट कराने में। बहुत सारे पपीज इनके इंडिया के अंदर चैंपियन बन चुके हैं जो इंपोर्ट डॉग के। तो आज इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आज इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगेगी जो आज तक तुम्हारे को कभी भी नहीं पता थी। तो मिस्टर तरनजीत, सबसे पहले तो आपका थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया। सो दोस्तों, मेरा नाम तरनजीत है। मैं प्रोफेशनली ओनली जर्मन शेफर्ड की ब्रीडिंग करता हूँ, जिसके अंदर मैं लॉन्ग हेयर और स्टॉक हेयर दोनों की ब्रीडिंग करता हूँ। सो आज जो भी डिस्कशन होगा बड़ा फ्रैंकली होगा। जो भी क्वेश्चन मैं सारे आंसर जो फेयर, जो अप टू पॉइंट दूंगा ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। तो तरनजीत भाई, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि तुम्हारे हिसाब से तुमने जो इतने सारे डॉग अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करवाए हैं, किस कंट्री के जर्मन शेफर्ड सबसे अच्छे हैं? जर्मन शेफर्ड सबसे अच्छे हैं जर्मनी के। अच्छा। क्योंकि वहाँ से ब्रीड इन्वेंट हुई है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में और भी आपको जो जर्मन शेफर्ड लाइक इटली में अच्छे हैं, उसके बाद जर्मनी के बाद इटली में अच्छे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में यानी कि सिस्टम ऐसा है कि जैसे इंडिया का एक एग्जांपल है, हम वो क्यों एडवांस है हमसे ब्रीडिंग के अंदर, जर्मन शेफर्ड के अंदर थोड़ा सा तो वो प्रोफेशनली काम करते हैं। उनके पास स्पेस, एनवायरनमेंट जर्मन शेफर्ड के अंदर बहुत अच्छा है। और जर्मनी और या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हमसे एडवांस क्यों हैं? सपोज़ कीजिए आपने एक अच्छी ब्रीडिंग करनी है, आपके पास एक अच्छी बिच है, ठीक है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? जैसे आपने दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से यहाँ आना है, ऐसे वो लोग आ जा सकते हैं। तो उनके लिए ऑप्शंस हैं कि आप चाहे 100 किलोमीटर वहाँ चले जाओ, 500 किलोमीटर उधर चले जाओ, आपके पास अच्छे डॉग्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो जो जर्मन शेफर्ड को लेके मैं बात करूँगा कि जर्मनी से अच्छी कोई कंट्री नहीं है। बाकी अदरवाइज़ तो हाँ, उनके प्राइसेस भी थोड़े हाई हैं। वो रीज़न फिर प्रोफेशनली रखते हैं, वो लोग कम क्वांटिटी में रखते हैं और अच्छे रखते हैं। दूसरा, प्राइसेस हाई होने की बात क्यों है कि जो जर्मन सीगर शो होता है उसके अंदर आप लोग प्रॉपर टेस्ट करके ही उसको आगे शो में लेके जा सकते हैं। लेकिन वो 6 महीने पे एक्सरे करेंगे, 12 महीने पे एक्सरे करेंगे, 18 महीने पे एक्सरे करेंगे। जो नॉर्मल होंगे एचडी के मामले में है, एचडी ईडी के मामले में जो नॉर्मल होंगे या थोड़ा फास्ट नॉर्मल भी होंगे, वो चलेंगे। अदरवाइज जो डिफेक्ट आता है, हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? हमें क्या इम्प्रूव करना है जर्मन शेफर्ड के अंदर कि कोई टेस्ट की सुविधा नहीं है, कोई और सुविधा नहीं है जर्मन शेफर्ड ब्रीड को ले। एक्चुअली सुविधा तो है, पर की कंपल्शन नहीं डाल रखी थी, इसलिए लोग टेस्ट करवाते नहीं। वो भी एक आपकी सच है बात कि अगर जब तक मस्ट नहीं करते यहाँ, या जैसे एक हेलमेट को लेके बात कर लो कि जब लग चलान नहीं ठुकेंगे, जब तक कोई लोग अवेयर नहीं होते हैं। बट फिर भी आपको खुद से भी तो है ना, आप कम से कम ब्रीड ऐसी लेके आई। हम लोग क्या करते हैं कि सर्बिया में घुस गए, रशिया में घुस गए, पोलैंड में घुस गए, यहाँ प्राइसेस डाउन है ब्रीड के, जर्मन शेफर्ड के, इसलिए। और अवेयर नहीं है। अवेयर मिंटू से अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेस्ट हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, लाइक जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। अब जब आपने सपोज कीजिए आईजीपी ट्रेनिंग करा ली या और केकेएल वगैरह ट्रेनिंग्स आपने बेसिक करवा ली, तो ऑब्वियसली की कॉस्ट बढ़ेगी डॉग की। अब मान लीजिए 15 से 20 हज़ार यूरो में जर्मनी से आपको डॉग मिलेगा। अच्छा, जो जो टॉप 10 डॉग्स हैं, अगर सीगर शो के रैंकिंग है वो नहीं, नॉर्मल डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर यहाँ अगर आप ले भी आए तो उसकी वर्थ नहीं है। वर्थ मीन टू से कि लोगों के लिए सर्बिया का डॉग
और जर्मनी का डॉग सब इक्वल है। मिंटू से कि जिसको यूज करना है ब्रीडिंग के लिए, भाई मुझे तो इंपोर्ट से मीटिंग करवाने, दैट्स इट। अब वो सर्बिया, वो लोगों को एक्चुअली अवेयर कैसे होंगे, या तो अपना मतलब कि सीखने की उनको होनी चाहिए कि मुझे ब्रीड को लेके बड़ा कुछ सीखना है या मुझे ब्रीड को इम्प्रूव करना है, तब तो हो पाएगा। अदरवाइज नहीं, एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल क्या फर्क होता है? जैसे कोई सर्बिया से मान लो जर्मन शेफर्ड आ रहा है या जर्मनी से जर्मन शेफर्ड आ रहा है, तो जो आप फिनोटाइपिक करैक्टर बोलते हैं कि बाहर से दिखने में, उनमें क्या फर्क होता है? जीनोटाइपिकली तो चलो उनकी ब्रीड उन्होंने तैयार कर रखी है। जी, फेनोटाइप सबसे पहले तो आपको डॉग के अंदर क्या है, वो आपको जो एंगल्स एक स्टैंडर्ड है बना हुआ, सपोज कीजिए एक विदर्स की बात करें, नॉर्मली सबसे छोटी बात करें, आप जिसको एक्सपीरियंस है वो तो देख के पता कर सकता है कि विदर डॉग के हाई हैं, लो है, या देखने में बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टॉप लाइन स्पाइन उसका कैसा है, उसके क्रूप का एंगल क्या है, या उसके जो एक्सरेज हुए हैं उसका एंगल क्या है। तो फेनोटाइप की जो आप बात कर रहे हैं कि जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो एक डॉग को देख के रिकॉग्नाइज कर सकता है। जो हमारे जैसे नए घुस गए ब्रीड के अंदर, वो तो नुकसान ही खाएंगे। मैंने, जैसे कि आपने बताया, मैंने 17-18 डॉग इंपोर्ट किए अब तक, जिसमें से मैंने बहुत से ख़राब भी किए। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि अगर मैं सोचूं कि मैं किसी को गुरु बना लूं, है ना, तो भाई व्यूअर्स को मैं बता दूं कि किसी को गुरु मत बनाओ, कोई आपको सही गाइड नहीं करने वाला। अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपए है, आप सोचें कि मैं एक डॉग इंपोर्ट कर लूं, और आप सोचेंगे यार तरनजीत को नॉलेज है, तरनजीत से एडवाइस ले लूं, तो भाई तरनजीत आपको गलत एडवाइस ही करेगा, सही नहीं करेगा। रीजन क्या है? सिर्फ कि मेरे से आगे ना वो निकल जाए। अच्छा, लोगों की आदत भी है, मैंने सपोज करी आपकी हेल्प कर दी, कल आप 1 मिनट लगाते मेरी टांग खींचने में, ये रियलिटी है। तो इस वजह से जो फेनोटाइप का, तो आपको एक्सपीरियंस से सिर्फ फेनोटाइप का पता चल सकता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, या कोई और लेने वाला इससे सोच सकता है कि मैं फिर जो ऐसा है, जो डॉग वीए लगा है ना, मतलब जो हाई रैंकिंग का डॉग है, फर्स्ट सेकंड लगा है पूरे सीकर शो के अंदर, मैं उसका पपी ले लेता हूँ। अब मैं जर्मनी गया था, मैंने शोज़ की काफ़ी वीडियो शूट करी। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें 40 डॉग्स थे 18 to 24 मंथ्स क्लास के अंदर। एक डॉग है जो VA1 लगा है, मियो वॉम हुनेग्रैब। अब जो फर्स्ट लगा है उस क्लास में, वो भी मियो का पपी है, जो 40 नंबर पे था वो भी मियो का पपी है। अच्छा, अब मैंने समझाया भी कि ऐसा नहीं है कि VA1 का है तो वो फर्स्ट ही लगेगा, अब लास्ट भी उसी का है। अब वो लैक ऑफ ट्रेनिंग्स आप कह सकते हैं, या करेक्टर्स नहीं मिले उसको, मदर साइड कुछ और ऐसा नहीं आया। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि मैं तो मदर भी VA1 ले लूँ, फादर भी VA1 ले लूँ, उससे ऐसे करके एक अच्छा मुझे मिल जाए। तो थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ब्रीड प्रैक्टिकली समय देना पड़ेगा। आपने वैसे कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कराए हैं? मतलब एक सर्बिया का तो मुझे पता है, एक सबसे पहले जो हर एक बंदा शुरुआत करता है सर्बिया से, जैसे मैंने की। अच्छा, कॉस्ट कम है, ठीक है, शिपिंग थोड़ी सी आसान है, थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू जर्मनी, इटली या और कंट्रीज, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया से ही हम लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग जो है, किसी ब्रीडर से बातचीत कर ली या कुछ कर लिया, है ना। जर्मनी के ब्रीडर्स जेन्युइन हैं, प्राइसेस जेन्युइन हैं, थोड़ा सा बातचीत कम करते हैं। अच्छा, हमारी ये एक मैं बोलूँगा कमी है कि हम लोग, किसी ने पोस्ट डाली, मैंने ऐसे बाहर जैसे गया ब्रीडर के साथ बैठे हुए, उन्होंने मुझे अपनी चैट भी दिखाई कि ये देखिए इंडिया के कितने मैसेज आए हुए। सपोज कीजिए मैंने किसी ब्रीडर के साथ फोटो डाल दी, तो कम से कम 1000 आदमी उस बंदे को मैसेज कर देगा। उन्हें ये हुआ कि ये बंदा वहाँ पहुँच गया और काम सारा जेन्युइन हो सकता है। मतलब वो लोग इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ से। अब उन्हें नहीं पता कि 1000 में से जेन्युइन कौन है और फेक क्वेरी कौन सी है या कुछ भी है। तो सर्बिया से मैंने पहले इंपोर्ट करे थे, उसके बाद से मैंने सिर्फ जर्मनी से, मतलब लास्ट जो 6-7 डॉग में सिर्फ जर्मनी से लेकर, मैंने भी सीखा, 5-4 साल धक्के खाए, गलतियां करी, फिर सीखा कि हाँ अभी की ब्रीड क्या है। और तो जर्मनी से मैं सबको सजेस्ट करूँगा जर्मनी से। एक बार पैसे लगेंगे, लेकिन आपको जो ब्रीड इंप्रूव करने में उसका फ़ायदा है। वैसे यार, जो बंदे नया इंपोर्ट कराना चाहते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हो? उनको मेल इंपोर्ट कराना चाहिए कि फीमेल इंपोर्ट कराना चाहिए? देखो, मेल के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। मेल से आप अर्निंग कैसे करोगे? देखो, किसी ने अपने शौक के लिए करवाना है कि हाँ मैंने अपने घर पे रखना है, तब आप इंपोर्ट मत करवाइए। अच्छा जानवर आप घर पे रखो,
लोग उसको यूज़ भी ना कर पाएँ और आप उसको शो भी ना कर सको, लोगों को ब्रीड भी ना दिखे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक बात। तो जैसे आप अगर मेल इंपोर्ट करवाते हैं तो हम लोग सोचते हैं सभी कि उससे मान लो मैंने अगर 20 लाख रुपए लगाए तो मैं कैसे पूरे करूँ। मेल में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। मिंटू से मान लो एक मेल मेरे पास है, आपके पास बिच है, आपने एक बार यूज़ कर लिया, अगर आप एथिकल ब्रीडर हैं, आपके अंदर थोड़ी भी समझ है, तो आप मे भी उसको रिपीट भी करें कॉम्बिनेशन, चलिए आप 3 4 5 कर लेंगे, उससे बात तो नहीं। ये नहीं ना कि आप हर बार वही मेल, फिर आपको एक और मेल लाना पड़ेगा अगर आपको स्टड के काम में बने रहना। लाइक हम हर साल 2 इंपोर्ट मिनिमम मैं डॉग इंपोर्ट करता हूँ। कारण ये है कि लोगों को नया चाहिए, नया चाहिए, जेनेटिक्स भी चेंज होते रहे थोड़े, अपडेट चाहिए लोगों को, है ना। तो मेल या तो आपको बहुत सारे लाने पड़ेंगे, फिर लाखों की नहीं फिर करोड़ों में बात जाएगी, या फिर आप फीमेल का जो फायदा ये है कि आप फीमेल लेके आए और वेल्प लेके आए। प्रेग्नेंट फीमेल आएगी तो कम से कम आप अगर 10 लाख भी लगाए हैं तो आप 5 लाख के तो मेरे ख्याल से पपीज सेल कर ही लोगे। अगर आपके पास 7 8 5 पपीज हो गए तो कम से कम आपका बैलेंस थोड़ा सा बन जाएगा। मेल आज आया, कुछ मेल्स की कीमत तो इतनी, मैं प्रोफेशनली इतना महंगा मेल लेके आया हूँ कि लाइफ के अंदर भी, पूरी लाइफ के अंदर ही मैं उससे पैसे नहीं पूरे कर सकता। सिर्फ जो उसकी कॉस्ट है, आप अर्निंग तो बाद की बात रही ना कि आप कितने उससे कमा लेंगे, या मतलब आप, क्योंकि अब लाइव स्टॉक है, अब उसने खाना भी है। एक बार कीमत भी बता दो यार, कितने का तुमने हाईएस्ट इंपोर्ट करवाया? कीमत नहीं है क्योंकि कीमत का ना एक्चुअली जो प्रोफेशनल नहीं है ना, वो मजाक करते हैं लोग। अच्छा। लोगों को ऐसा है कि कई बार, अब भी ऐसा नहीं कि 5 साल पहले और अब आज के अंदर कुछ चेंजेस है, नहीं सुधरने वाले लोग। कई लोग बोल देते हैं कि यार मैं बोल दिया पप्पी क्या कॉस्ट है, 1 लाख रुपए पप्पी कॉस्ट है, अरे क्या भैंस बेच रहे हो क्या। अब उन लोगों को तो अगर मैं कीमत बताऊंगा तो पूरा पैराग्राफ ही टाइप कर देंगे तो जिनको प्रोफेशनली पता है, अब जैसे हॉर्सेस हैं काफी कॉस्टली हैं, है ना। अब जिसको नहीं पता उसके लिए तो गधा घोड़ा एक बराबर है। अब उसके लिए तो जिसको जर्मन शेफर्ड की नॉलेज नहीं है, जिसको है तो उसको पता है, वो लेता भी है। अब हम क्यों मांग रहे 1 लाख रुपया? अगर कोई नहीं लेता तो हम बेवकूफ हैं, क्यों मांगेंगे? हम लेते हैं लोग। लोगों के पास पैसा खूब है लेकिन लोगों को अच्छी चीज नहीं मिल पा रही, ये सच्चाई है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है अगर जिसने शुरुआत करनी है वो फीमेल से कर सकता है। मतलब मैं फीमेल, जिसके लिंक्स ज्यादा नहीं है, हाँ, फीमेल से शुरुआत करो, थोड़ा सा आप सीखोगे भी। 1-2 लीटर उसका लो, अच्छे डॉग से उसका लीटर लो, थोड़ा सा ब्रीड को समझो, फिर आपके पास 4 पैसे इकट्ठे हो जाएं और फिर आप, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हर किसी के पेरेंट्स आपको 50 लाख रुपए दे देंगे कि आप लीजिए, और खासकर कुत्तों के लिए कि आप लाइफ तो अगर भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा कि फीमेल से जो चांसेस हैं ज़्यादा हैं कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी उससे आप रिकवर कर सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से किस एज की फीमेल मंगानी चाहिए बाहर से भी, जो पहले का बार बच्चे दे चुकी है, कि फ्रेश फीमेल, या किस तरह से तुम्हारा? वो भी आपका लक है जी। ऐसा नहीं है कि जो फ्रेश है वो बच्चे नहीं देगी, या जिसने बच्चे दे, आप तो डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि जिसने बच्चे दे दिए वो गारंटी लगी, उसके मोहर लगी कि वो आगे भी देगी, है ना। नहीं, थोड़ा सा क्राइटेरिया तुम माइंड में रखते हो कि भी फीमेल मतलब 2 साल की, 2 या 3 साल की एज की आप ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यंग एज है अभी। आप आगे भी 4-5 लीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं उसके लाइफ स्पैन में और 4-5 लीटर ले पाऊंगा। अगर आप लेके ही आ रहे हैं 5 साल की तो फिर क्या आप आगे लेंगे? फिर वो बेचारे आगे 2-3 साल की प्रोफेशनली इतनी एज काफ़ी। तब तक कुछ उसके कुछ शोज वगैरह में भी कुछ अचीव कर लेते हैं लोग। और अभी मैंने पर्सनली एक फीमेल खरीदी है जर्मनी से। वो फीमेल अभी अंडर आईजीपी ट्रेनिंग है, सीगर शो खेल चुकी है पहले जो यूथ क्लास के अंदर। अभी जब ओपन क्लास के अंदर खेलेगी तो आईजीपी उसका क्लियर होना चाहिए। तो अभी वो वहीं है, ठीक है, 2 साल की हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, अभी अंडर ट्रेनिंग है। इन केस 3-4 महीने में हीट में आ जाए तो अच्छे मेल से उसको कॉम्बिनेशन बना के फिर लेके आएंगे, अदरवाइज तब तक तो शो खेल रही है। तो तरनजीत भाई, जैसे तुम बता रहे हो कि वहाँ पर आपने फीमेल ऑलरेडी परचेज कर ली है और वहाँ उसकी ट्रेनिंग चल रही है जी, तो भाई मतलब इसका प्रोपोर्शन क्या रहता है अभी? कितने का डॉग होता है, कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता है, और जैसे आप ट्रेनिंग दिलवाते हैं उसका क्या खर्चा होता है? सारा कुछ अलग अलग होता होगा। देखिए, डॉग, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉग डिपेंड करता है। अगर आप एक नॉर्मल डॉग लेते हैं, सपोज कीजिए 2 साल का डॉग लेते हैं और वो कोई शो नहीं खेला हुआ, कोई वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है,
तो उस डॉग का आप एवरेज लगा के चलिए 5,000 6,000 यूरो, मतलब ये कॉस्ट बता रहे हो तुम? ये कॉस्ट है उसका, जो डॉग का कॉस्ट है। अच्छा। अगर जैसे मैंने आईजीपी ट्रेनिंग की बात करी, आईजीपी ट्रेनिंग की कॉस्ट ही 6,000 है, 6,000 यूरो सिर्फ ट्रेनिंग की कॉस्ट है। अच्छा। उसके बाद जो ऐड होगा उसमें, सपोज कि मैंने एक बच्चा रेडी किया, मैंने उसको ट्रेनिंग दिलवाई, मैंने उसको 8-10 हज़ार रुपये ट्रेनिंग पे खर्चा किया, फिर मैं उसको शो भी लेके जा रहा हूँ, मैं एंट्री फीस भी दे रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पे कर रहा हूँ, एवरीथिंग जो है मैंने 15,000 20,000 यूरो उस पर खर्चा कर दिया, तो वो अब मैं उसको सेल करूँगा तो मैं उतनी वर्थ उसकी मांगूंगा। तो वो डिपेंड है कि आप डॉग किस तरह का लेके आ रहे हो। इसीलिए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ क्योंकि सीगर शो नहीं होते, वो लोग आईजीपी ट्रेनिंग और जो भी ट्रेनिंग्स हैं उसमें खर्चा नहीं करते, इसीलिए वहाँ की जो कॉस्ट है लाइक सर्बिया और लाइक पोलैंड, उनकी कॉस्ट इसीलिए कम है डॉग्स की, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे तो एक्सपेंसेस नहीं लगा रहे ना। तो ट्रांसपोर्ट का क्या कुछ खर्चा होता है वहाँ? ट्रांसपोर्ट डिपेंड है, जैसे कि आप सर्बिया से ट्रांसपोर्ट कम है, लाइक आपका 2.5 से 3 लाख रुपए INR जो है। अच्छा। उसमें और जो बाकी आपका अलग कंट्रीज है, जैसे रशिया है या जर्मनी है या इटली है, उनसे 50,000 आप थोड़े एक्स्ट्रा लगा के चलिए, क्योंकि वो जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा जी। ये सारे डॉग दूसरी कंट्री में म्यांमार और इधर साइड उतरते होंगे, फिर उसके बाद इंडिया में आते होंगे जी, क्योंकि डायरेक्ट तो इंपोर्ट करने हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अच्छा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसका कॉस्ट आप 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा के चलिए। अच्छा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो पहले फंडा था अब नहीं है। अच्छा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट वो कॉस्ट और आपकी इंक्रीज होगी। जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ 3 लाख रुपए, वहाँ आप लगा के चलिए 4 लाख। अच्छा, वो क्वारंटाइन वगैरह का और चीज़ों का वो सब अब होने लगा। अच्छा। तो आप मतलब सारे डॉग इंडिया में उतार रहे हो कि दूसरी कंट्री से नहीं, उतार रहे मैं तो अभी खैर दूसरी कंट्री से लेके आ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि ये कि मुझे पता है कि कैसे कैसे लेके आना है, तो कोई फंडा नहीं है कि यहाँ 1 लाख रुपए फालतू देने का, मुझे लगता है कोई मतलब बनता है। ठीक बात, ठीक बात। तो मतलब जो जितने का अपन ने डॉग लिया, मतलब डॉग महंगा और सस्ता और ट्रांसपोर्टेशन उतनी लगती है? ट्रांसपोर्टेशन तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। अच्छा। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग केज आएगा। अच्छा। केज के साइज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग एयरलाइन आपसे पैसे लेगी। अच्छा। ऐसे फंड, जैसे कार्गो आप कर रहे हैं, सपोज कीजिए आउट ऑफ कंट्री है, तो उसका वो पर केजी चार्जेस है। अच्छा। तो तरजीत भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे तुम जितने डॉग इंपोर्ट कराते हो उससे पहले कोई उनका स्पर्म काउंट वगैरह या टेस्टोस्टेरोन लेवल या कुछ करवाते हो? हाँ जी, सबसे पहले अभी जैसे मैं इजिप्ट गया था रिसेंट, तो वहाँ से मैंने एक डॉग लिया, और उन ब्रीडर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, जितने भी स्टड सर्विस देने वाले हैं इंडिया के अंदर, उनको भी ऐसा करना चाहिए। वहाँ कैसा था जी, उनके पास एक मीटिंग आई, उन्होंने सुबह मीटिंग करवानी, उनको रात को बुला लिया। अब यहाँ और वहाँ में डिफरेंस भी आपको समझाऊंगा। उन्होंने स्पर्म निकाला पार्टी के सामने, उसको माइक्रोस्कोप में दिखा दिया कि आप चेक कर लीजिए, थोड़ा अंदाज़ा आपको लग जा रहा है कि क्या क्वांटिटी है क्या नहीं, ठीक है, आपसे पैसे ले लिए कि मेल का स्पर्म ठीक है, आपकी फीमेल बच्चे दे ना दे हमारी कोई परेशानी नहीं, और जो कि एक तरीके से सही भी है। हमारे यहाँ तो जी 2 बार कराएगा, तीसरी बार भी करा दो जी, चौथी बार भी करा दो जी, लोग आते रहते हैं, है ना। तो एक इस तरह से डॉग भी हरास नहीं हुआ। उन्होंने रात को सीमन निकाला, अगले को चेक करा दिया, पैसे ले लिए, सुबह मीटिंग करा दी, जाओ। नहीं यार, एक चीज़ बताओ, अगर रात को सीमन निकाल ही दिया तो फिर स्पर्म काउंट कम नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आज से 8-9 साल पहले, जो आप स्पर्म काउंट कम की बात कर रहे हैं, मेरी एक फीमेल थी, मेरा ही डॉग था, मेरे एक दोस्त की फीमेल भी सेम डे ही मीटिंग होनी थी, और मेरी भी, एक ही डॉग था मेरे पास। मैं कह जी मैं पहले अपनी कराऊंगा, मैं फिर आपकी कराऊंगा। मेरी भी मेंटलिटी यही थी कि ऐसे तो स्पर्म तो सारा तुमने निकाल लिया, पीछे क्या बचा। तो उसने 2 पपीज दिए, जो उसकी करवाई, मतलब मेरी ने 2 पपीज दिए, सॉरी, जो मैंने पहले करवाई, और उसकी ने 10 पपीज दिए। अब आप क्या बोलेंगे? नहीं, एक्चुअली देखो, जो ये चीज़ें तुम बता रहे हो, ये जो मेरा फंडामेंटल है कि अगर बंदे ने अगर इस तरह से करना ही है ना, उसको प्रूफ देना है इस चीज़ का, तो ये बेटर ऑप्शन है कि बंदे ने उसका, देखो एआई तुम भी कर लेते हो, जो जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर बंदे इसको देख रहे हैं। जर्मन शेपर्ड के अंदर एआई अलाउड नहीं है जी। अच्छा। हम लोग करते रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी कर देते हैं इंडिया के अंदर। जर्मनी के अंदर पीछे एक वीए डॉग बैन हो गया था, उन्होंने फ्रोजन सीमन किसी को दे दिया। अच्छा। जर्मनी के अंदर आप एआई
अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते जर्मन शेफर्ड के अंदर। अगर आप प्रोफेशनली अप टू पॉइंट और अप टू रूल आप चल रहे हैं तो फिर तो ऐसा है, नहीं तो फिर एक सीमन से फिर तो आप, अगर आपकी स्टड फीस डॉग की 30,000 रुपये 40,000 रुपये है, फिर तो एक सीमन से आप मेरे ख्याल से 3-4 फीमेल्स को डाल सकते हो, है ना, या उसको स्टोर भी अगर करने की आपके पास है सुविधा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं तरनजीत, मेरे साथ अब मैं बताता हूँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है जी। मेरे पास बहुत सारे लोग कई क्लाइंट देख रहे हैं जो लेके भी आते हैं मेरे पास कि वो डॉग का स्पर्म चेक करवाने के लिए आते हैं जी। हम उनको कहते हैं भाई तुमने स्पर्म चेक करवाना है तो एक फीमेल साथ लेके आओ हीट वाली, ताकि डॉग थोड़ा सा अराउज भी हो, ऐसे बिना उसके ना करे, प्रॉपर सीमन आप निकाल पाओ। तो हम ऐसे क्या करते हैं कि जैसे डॉग का स्पर्म हमने कलेक्ट किया, हम उसका कुछ पार्ट माइक्रोस्कोप पे रखा, बाकी हम फीमेल में डाल भी देते हैं जी। एक बार क्या हुआ, एक डिस्प्यूट हो गया था हमारा। डिस्प्यूट ऐसा हुआ था रंजीत भाई कि एक बंदे ने मेरे पास आना था डॉग लेके जी। वो कहता जी मेरे डॉग के रिजल्ट नहीं आ रहे, 5-7 फीमेल क्रॉस कराई है मेरी फीमेल ना, मैंने कहा तूने फीमेल की स्लाइड प्रोजेस्टेरोन कुछ कराया, बोला नहीं जी मैं तो वैसे ही करा देता हूँ। तो मैंने कहा तू एक बार लेके आ, और ना एक फीमेल हीट वाली साथ लेके आई हो जी। तो कहता जी भाई मेरे पास कोई हीट वाली फीमेल नहीं है जी। कहता आपसे कोई रेंज होती है तो आप करा लो। ये मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट क्या बना। मैं समझ गया। तो भाई मैंने एक बंदे को गोली पाई, मैंने कहा कुत्ता बहुत अच्छा है, तेरी हो जाएगी मीटिंग। इनफैक्ट मैं उसकी पहले फीमेल की क्रॉस करा भी चुका था एक डॉग से, मैं कहा तू ले आ मैं उसके डाल दूंगा स्पर्म। तो वो मैंने फीमेल वाले को बड़ी दूर से बुलाया, बेचारा वो 15-20 किलोमीटर से आया, मेरे कहने पे हमने उसका सीमन निकाला, मैंने चेक किया स्पर्म काउंट ठीक था उसका। मैंने वो उठा के उसके सामने मेरे को लगा ये माइंड नहीं करेगा इस चीज को, मैंने उठा के स्पर्म फीमेल में डाल दी। वो कहता मेरे को तो बच्चा दो इसका। मैं कहा भाई ये तो मैंने बुलाया इसलिए था कि भाई तेरे को फीमेल ले रेंज हो रही थी, ये तो बेचारा करवा चुका है मीटिंग। तो इस तरह से एक बड़ी डिस्प्यूट पड़ा। मैं आपसे पूछूंगा एक बात, जब आप उसका टेस्टिंग के लिए सीमन निकाल रहे हैं तो आप कितने समय उसको, मतलब जैसे डॉग ने माउंटिंग की सपोज कीजिए, आप कितने समय तक पहले इसको पकड़ के रख रहे हैं उसका सीमन निकालने? जब तक जो इसका जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये तुम्हारे को भी वैसे पता ही होगा ये चीज, जो स्पर्म जो सीमन निकलता है डॉग का 3 फ्रैक्चर में निकलता है जी। पहले नॉर्मल फ्लूइड निकलते हैं, जो लास्ट जो कंसंट्रेशन होती है उसमें सबसे ज्यादा होता है, जो लास्ट का सीमन होता है। जब डॉग वॉलंटरली अपने नोट को छोड़ देता है तो वो बेस्ट टाइम होता है। क्या आप जो पहले फर्स्ट टाइम में जो सीमन निकल रहा है या जो लिक्विड या जो फ्लूइड निकल रहा है उससे एस्टिमेट लग जाता है आपको? वो नहीं, उसको कुछ नहीं गैस कर सकते। क्या ये बेसिकली जो पहला फ्रैक्शन होता है जो सब, वो ट्रैक को क्लीन करने के लिए होता है, जो नेचर ने बना रखा है। फीमेल की अगर वेजाइना के अंदर किसी भी टाइप का एसिड है या कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो उसको क्लीन करेगा ट्रैक को, जो बाद में स्पर्म काउंट ज्यादा आता है। ये इवोल्यूशन हो रखी है डॉग के अंदर कि जो नोट भी इसी का ही पार्ट है जी। जो भगवान ने इनके नोट बनाई है वो भी इसीलिए बनाई है कि इनका लॉन्ग टर्म रहना है इस चीज का। तो इनके स्पर्म का अलग से होता है, ह्यूमन बीइंग का और एनिमल्स का अलग होता है। उनका पहला फ्रैक्चर लास्ट फ्रैक्चर सेम है जी। जो इजैकुलेशन होनी है वो एक बारी में हो जानी है जी। इनकी पल्स में होती है सारी चीज, पल्स में इजैकुलेशन होती है। जो पहले वाला होता है उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम होता है उसमें भी है, पर जो लास्ट वाला जो होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। चलो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जब कुत्ता खरीदे हो तो सीमन टेस्ट करवा के ले ले। चलो ये भी एक अलग सी डिस्कशन होगी इंपोर्ट डॉग के उसमें। तो तुम कुछ सर्टिफिकेशन लेते हो वहाँ से? मेरे साथ एक्चुअली ऐसा भी हुआ था, मैंने एक डॉग ले लिया था, इंडिया से ही लिया था, 2009-10 की बात है। उस डॉग से हम पहले तो मीटिंग करवाने गए, नोएडा के अंदर डॉग था। 15,000 रुपये हमने स्टड फीस दी वहाँ पे। तो डॉग ना मतलब बड़ा हाई फाई मीटिंग के अंदर, मुझे बड़ा पसंद आया डॉग। मैं क्या सही है, सुंदर भी। मैंने मतलब मीटिंग के 15 दिन बाद डॉग खरीद लिया। अच्छा ठीक है, मीटिंग के 15 दिन बाद डॉग खरीदने के बाद तो मेरी फीमेल तो खाली चली गई, क्योंकि उस डॉग का सीमन ही नहीं था। एक तो होता है स्पर्म काउंट 0 है ना, कि क्वांटिटी आप बढ़ा लोगे दवाइयों से, उसका नील था, उसमें डेड भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने पंचकूला उसका टेस्ट करवाया था, कुछ भी नहीं उसके अंदर जी। मतलब 6-8 महीने तक हम मीटिंग कराते रहे कि मीटिंग कर देता था वो। मीटिंग में तो पूछो ना जी उसको। अच्छा, एक्चुअली ये भी मैं आपको एक फैक्टर बता दूं कि कई बार ना हम ग्लैमर के पीछे भागते हैं। डॉग के अंदर ग्लैमर बहुत है। और अभी मेरा एक डॉग दिया हुआ है, आपको और भी एग्जांपल दे दूं। मैंने एक जर्मनी से डॉग इंपोर्ट कराया था, मैंने उसको बाद में सेल कर दिया। मैं पर्सनली 1 साल 2 साल डॉग यूज करता हूँ। जब मैंने उसका ब्लड रिटेन कर लिया तो मैं उसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट में वैसे भी अपडेट चाहिए, मुझे भी अपडेट चाहिए। ठीक है। तो
अब उस आदमी का क्या कहना है कि इस डॉग के बच्चे नहीं हो रहे अब, जब गया था तब हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, मेंटली डॉग खुश नहीं है, या उन्होंने क्या किया, मीटिंग के लालच के चक्कर में उसको डैका और टेस्टा ठोकते रहे। अब एक मेल को समय चाहिए ना, 3-4-5 दिन में एक मीटिंग कर लेगा मेल, है ना। तो यहाँ लेकिन अगर सुबह भी मीटिंग है, शाम को भी मीटिंग है, तो हम लोग लालच कर लेते हैं कि यार मेल तो पैसे तो आ ही रहे, अगर खाली चले दोबारा करवा दें, क्या दिक्कत। तो अब वो मेल एक तो एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा, टेम्परामेंट बहुत वो हो गया, कारण वो इंजेक्शन उसको इतने लगा दिए या कुछ भी फंडा है। तो मतलब किसी ने भी डॉग कहने की बात लेना है कि आप भाई अगर हमसे भी, जैसे हमारे स्टड सर्विस है, आप पहले सीमन टेस्ट करवाना चाहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। और आपने कहीं से और भी डॉग लेने हैं, अडल्ट हमसे ही लेना है या बाहर से लेना है, कुछ भी आप टेस्ट करवा के लो। जो ग्लैमर की बात करी थी, ग्लैमर नॉर्मली इतना ग्लैमर नहीं होता किसी भी डॉग के अंदर। अभी जर्मनी के अंदर सीगर शो हुआ ना, जो टॉप 5 डॉग्स हैं उनका डॉग टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया, रेटिंग विनिंग्स के बाद अगर उनमें पाया जाता है कुछ भी ऐसा यूज़ किया हुआ है, तो उनसे उनकी रैंकिंग वापस ले ली जाए। बहुत से लोग ऐसा वैसे एक्चुअली यार पता क्या है, मतलब मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना, उस टाइम बड़ा ट्रेंड था यहाँ पे जी, डेका का बड़ा ट्रेंड था। बहुत लोग इंजेक्शन लगवाया करते थे, पहले अमीनो एसिड की ड्रिप लगानी, अगले दिन वो इंजेक्शन लगाने। पर एंड ऑफ द डे जब मैंने देखा ना कि उससे स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है डॉग का, हो जाता। देखो नेचुरल तो जो नेचुरल है ना, अब हम लोग भी क्या सीमन के लिए डेली दवाइयाँ खा रहे हैं? नहीं खा रहे ना। नेचुरल जो बढ़ना है वो बढ़ना ही है, अच्छी डाइट उसके लिए बस इनफ है। एक यार मतलब कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो बंदे इंपोर्ट कराते हैं, वो क्या क्या गलतियां होती है? तुम्हारे से भी बहुत गलतियां हुई होंगी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सबसे बड़ी गलती इंपोर्ट करवाने की ये होती है कि हम लोग वहाँ जाने की जरूरत नहीं करते, हम लोग वो 2 लाख रुपए बड़े देख लेते हैं। जो हमने 10 लाख रुपए कुत्ता खरीदना है ना, और जो 2 लाख रुपए हमारा आने जाने का होटल का खर्चा ये वो, उसको हम बड़ा लगा लेते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि यार मेरा 12 हो जाएगा। उस सबसे बड़ी गलती वो है, उसमें आप एक तो फेनोटाइप डॉग को देख नहीं पाते हो, ठीक है। आप खुद वेट हैं, उनकी फोटोग्राफी बड़ी अच्छी होती है, वो साले वीडियो तो ऐसी बना के भेजते हैं। मैं आपको खुद एक बात बताऊं, मैं एक कंट्री गया, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मेरे सामने ना एक बिच की फोटो उतारी। मैं क्या यार ये बड़ी गंदी बिच है, ना वो स्टैक हो रही ना कुछ हो रही। अगले दिन उसी बिच की फोटो मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ। मैं क्या तो फोटोग्राफी मेरे सामने हुई है। मैंने उसको पूछा, मैं क्या यार वो बिच? कह रहा हाँ वो बिच है। इतनी ज़्यादा एडिटिंग है। अगर सपोज करो आपके फ्रंट पेस्टर्न ऐसे हैं तो वो उनको ऐसे कर देंगे, अच्छा ठीक है ना। अगर बिच 90 पे नहीं खड़ा कोई डॉग, ऐसे फ्रंट जो उसकी फोर आर्म से ऐसे 90 पे नहीं है, वो ऐसे खड़ा है, उसको 90 कर देंगे। अच्छा। इतनी ज्यादा इस लेवल की एडिटिंग है, मतलब मैं खुद हैरान हो गया। इस लेवल की एडिटिंग है। दूसरी बात, आप एक खुद वेट हैं, सपोज करो आपको मे भी लोगों ने, किसी ने ऐसे ही बोल दिया यार मुझे डॉक्टर साहब एक डॉग सेल करना है, ये आप सीमन में गड़बड़ कर देना। मे भी आपको किसी ने बोला हुआ ऐसा कि आप बहुत सारे बोलते है ना, इसकी रिपोर्ट सही दिखा। तो वहां भी तो ह्यूमन बैठे हैं, जर्मनी के अंदर, सर्बिया के अंदर ह्यूमन ही तो हैं। ह्यूमन है तो फिर करप्शन तो होगा ही। नहीं सरिंज, हमने यहाँ का रूल रख रखा है, जैसे मेरे पास एक डॉग लेके आया, वो कह रहा है जिसका स्पर्म काउंट चेक करके बताओ। मेरे पास 7 बंदे अगर आ रहे हैं तो मैं उसके मालिक को ही उसकी रिपोर्ट बल्कि फोल्ड करके उसको बना के देता हूँ, ताकि अगर उसने जिसको बतानी है बताए, जिसको नहीं बतानी ना बताए। वो आपका प्रोफेशन है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने एक जस्ट बात करी कि कोई ऐसा कर भी सकता है, हो सकता है पैसे के लिए ऐसा कर भी, ये तो आपका प्रोटोकॉल है, आपका बिजनेस है कि आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, और वो है भी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। बट कुछ लोग, मतलब हम बात कर रहे थे कि जो फैक्टर ऑफ रिस्क क्या हो सकते हैं जब आप एक ऑनलाइन डॉग खरीद, जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी है ना, तो आप स्टफ नहीं देख सकते। आप एक शर्ट ले रहे हो तो आप एक स्टफ नहीं देख सकते कि कैसा है। तो ऐसा आप सपोज करिए, सबसे पहला तो पेमेंट का रिस्क रहेगा आपका कि आप पेमेंट डाल रहे हो, कौन है व्यक्ति। यहाँ तो आप पड़ोसी से नहीं पेमेंट निकलवा सकते, वहाँ तो आप क्या कर लेंगे फिर, ठीक बात है ना। तो और दूसरी बात, अगर आप मेल ले रहे हो तो आप मोस्टली यही बोल सकते हो कि यार भाई मीटिंग ठीक कर रहा है, मुझे एक वीडियो डाल दो। अगले ने डाल दी, हाँ माउंटिंग ठीक है, पंपिंग ठीक है जी, मे भी वो टेस्टर लगा के डाल दियो वीडियो, छोटी सी बात है। फिर सीमन के लिए आप क्या उसको, आपको माइक्रोस्कोप में लाइव थोड़ा दिखाएगा अगला आपसे क्या करेगा, वो डॉक्टर ही रिपोर्ट ही भेजेगा ना बस। तो इसलिए हम लोग 2 लाख का लालच कर लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। उस चक्कर में हम एडिटेड फोटो वाला डॉग, लो सीमन वाला डॉग और लो टेस्टोस्टेरोन वाला डॉग, या कुछ भी, या बिच
में भी ऐसा हो सकता है कि बीच में मेरे साथ हुआ ऐसा, बीच में मैंने एक बिच ले ली, तो उसको शर्त ये थी कि आपने इसको फलाने डॉग से प्रेग्नेंट करा के जब आप प्रेग्नेंट कराओगे, मीटिंग कराओगे, मुझे वीडियो डाल देनी है आपने, और 25 दिन पे अल्ट्रासाउंड करा के मुझे डाल देना, मैं अपना शिपिंग वाला काम उसके बाद कर लूँगा। अच्छा, बिच हीट में आ गई, मुझे कोई अपडेट नहीं, बिच की मीटिंग होगी, मुझे कोई अपडेट नहीं। 25 दिन में मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ रही है, कह रहा है जी मीटिंग होगी, प्रेग्नेंट है, आप देख लो। मैं कह यार आपने मुझे ना मीटिंग का कोई अपडेट किया ना कुछ है, मतलब मैंने उनको पैसे डाल दिए, मेरे पैसे डूब गए। अच्छा, अब कैसे झगड़ा करे, बात वही है, मैं समझाने की वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपने किसी को बाहर पैसे डाल दिए तो झगड़ा कैसे करोगे आप। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, ये तो एक बिच का एग्जांपल दिया मैंने आपको जो मेरे साथ हुआ। फिर एंड ऑफ द डे कैसे किया फिर उसका? मैंने नहीं ली जी बिच, मैंने छोड़ दी। मुझे जब यही नहीं पता कि बाप कौन है, मैं लोगों को सिर्फ स्टड फॉर्म का क्या है जी, ठीक बात है। हमें यहाँ तक फोन आते हैं कि मुझे भाई आप स्टड फॉर्म दे दो, मैं आपको 20,000 रुपये दे दूँ फलाने डॉग का। तो वो तो अब हमें देखना है ना कि हम सही है गलत। अब ऐसा हो सकता है वहाँ भी वो उस डॉग से मीटिंग तो नहीं हुई, क्योंकि जो जर्मनी के अंदर डॉग्स की फीस है वो 700 यूरो से लेके 1200-1300 यूरो तक है। अच्छा, मोटा मोटा 70-80 हज़ार रुपये से लेके आपका 1,20,000-30 हज़ार रुपये तक है। आपने, और ये तो वो हैं जो रेटेड डॉग हैं, जो जर्मनी के टॉप रैंकिंग डॉग्स हैं। अब आपने सपोज करो 200 यूरो वाले किससे करवा दी और 1,000 यूरो वाले को बोल दिया मैं आपको 500 यूरो दे देता हूँ, आप मुझे स्टड फॉर्म दे दो, तो वो तब भी फायदे में। तो मैंने वो बिच नहीं ली थी। ऐसा होता है जब हम बोलते हैं जी हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, हमें सब कुछ पता लग गया, जब हमें नहीं वो छोड़ रहे तो नए बंदे को तो कहाँ छोड़ देंगे वो। ठीक बात। ये चक्कर है, मतलब वहां पर भी फ्रॉड होते हैं बहुत ज्यादा। इंसान है तो फिर लाजमी है, फ्रॉड तो होगा ही। कोई ऐसा यार किस्सा सुनाओ कभी तुम्हारे साथ कोई और टाइप का फ्रॉड हुआ हो इंपोर्ट कराते टाइम, और बिल्कुल अनफिल्टर बताना कि कैसे कैसे हुआ फ्रॉड। सबसे पहला डॉग मैं उस टाइम लेने की प्लान था मेरा। मैंने डॉग ऐसे ही ऑनलाइन देखा, जैसे सभी लोग देखते हो आप, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हमने डॉग देख लिया, डॉग बड़ा सुंदर है जी, एडिटेड डॉग, पूरा एडिटेड फुल। बात होगी जी कि आप मुझे इतना एडवांस डाल दो, इतने में हमारी बात होगी, और कि आप मैंने बोला कि मैं 2 महीने बाद आपको पेंडिंग पेमेंट करके और मैं आपसे डॉग मंगवा लूँ। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता बातचीत करने की बंदे के मन में क्या है, नहीं पता। पैसे डाल दिए, 1 लाख रुपए उसको डाल दिया एडवांस, कनाडा से किसी से डलवाए अपने फ्रेंड से। आप ऐसे, अच्छा पैसे में भी दिक्कत है, आप ऐसे पैसे भी नहीं भेज सकते बाहर, आपकी लिमिट है। अगर इंडिया के अंदर हो, आपकी सेविंग अकाउंट की एक लिमिट है कि आप 1,000-2,000 यूरो सिर्फ इन अ ईयर आप आउट ऑफ कंट्री भेज सकते हो। अदरवाइज जैसे आपको किसी को पेमेंट करनी है तो फिर या तो आप कोई रिलेटिव के थ्रू कराओ, उसको पैसे दो, ऐसे से बड़े फंड है पेमेंट के भी। अच्छा, तो उन तो पेमेंट लीजिए और भाई साहब कहाँ पता ही नहीं मुझे। अच्छा ना मुझे, अब सोशल मीडिया से बात करते हैं हम लोग, फेसबुक से ब्लॉक, मैसेंजर से ब्लॉक, अच्छा, इंस्टाग्राम से ब्लॉक, व्हाट्सएप से ब्लॉक, तो मैं कैसे क्या करूंगा, मेरे पास तो नंबर भी कोई नहीं। तो अच्छा, फ्रॉड हमेशा ना, ये तो सदियों से रीत चली आ रही है कि घर का भेदी जो है ना वही काम खराब करता है, नहीं तो बंदा मरता नहीं, अपने ही मारते हैं हमेशा उसे। हमारे इंडिया का ही बंदा जिसने मेरे से हिसाब किताब ले लिया सारा कि आप ऐसे करके डॉग ले रहे हो, और उधर सेटिंग कर दी उसने। अच्छा, 500-400 यूरो फालतू दे दिए होंगे, अगला तो चलो ठीक है जी। अच्छा, अपना वहाँ उसने सेटिंग कर ली और मेरे से इधर पूछता रहा कितने पैसे दे रहे, कब आएगा, ये आएगा वो। अब मुझे डॉग ही आ गया इंडिया में। अच्छा, 2 महीने बाद इंडिया में डॉग ही आ गया। मैं देख रहा हूँ फलाना बंदा पोस्ट पर है, मुझसे बातचीत किया करता था, मेरा तो बड़ा खैर हुआ था अपना। मतलब किसी ने डॉग भी मंगवाना है ना, तो किसी की एडवाइस तो छोड़ दीजिए आप, किसी को बताना भी नहीं है, उसको बताना भी नहीं। अच्छा, कि आपका सीक्रेट जो मत रिवील करो किससे, आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, ये धक्के खा के सीखी है बातें। तो मैंने उस बंदे को ना तब फोन किया, और 5 साल हो गए उस डॉग को, ना आज तक मैंने उससे बातचीत करी, उस बंदे को जिसने इंडिया वाला बंदा था। इंडिया वाला था। मैंने यहाँ सब्र कर लिया कि मेरे पैसे तो गए, झगड़े से आने वाले नहीं है, कि अब मैं उससे भी नहीं झगड़ा करता कि भाई तू तो मेरे से ऐसे से बातचीत करता हो, तू ही मेरा वाला डॉग उठा लाया, हाँ तू ही डॉग ले आया। मैं जी भगवान में बड़ा बिलीव करता हूँ। मतलब जो आप बातें कर रहे हो ना, या जो आपके साथ जिंदगी में होना है, वो मेरे ख्याल से सब तय है, क्योंकि आपको उतनी विल पावर, उतनी आपको थिंकिंग कैपेसिटी ऊपर से मिलनी है। अब कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, कोई लास्ट आ रहा है, वो उसको पढ़ने की क्षमता कहाँ से आ रही है?
सही बात है ना, वो ऊपर से आ रही है ऑटोमेटिक कि आपने इस मुकाम पे पहुंचना, उस हिसाब से आपको वो जो माइंड कैपेसिटी मिलती जाएगी, ठीक बात है। और आपका फोकस बनता जाएगा। तो यहाँ तो जो हो गया जी। अब मैं कह जी 1 लाख रुपए गया हुआ है, अब हराम के तो है नहीं, ना घर वाले देते कि भाई ले आओ कुत्ता 10 लाख रुपए लो। तो उसका मेरे पास एड्रेस था, जो सर्बिया से मैंने डॉग लिया था, 2019 की बात है, फरवरी की बात है। तो मैंने उसका एड्रेस मेरे पास ऐसे था, अब जो बंदा फ्रॉड है आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि उसका एड्रेस भी झूठा ही होगा पक्का, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन से जब आप किसी को पेमेंट डालते हो तो आपको एड्रेस वेरीफाई होगा तभी आप पेमेंट रिसीव कर पाओगे। अच्छा, अदरवाइज नहीं। अगर आपने बाहर से पेमेंट मंगवानी तो वो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे जरूर, कहीं से आप, है ना, आधार कार्ड होगा तो सही होगा। तो मैं क्या, चलो लेके भगवान का नाम चलते हैं जी। मैंने टिकट विकेट कराई और वीज़ा था ऑन अराइवल जब सर्बिया का। अच्छा, मुझे दिल्ली से ही वापस भेज दिया। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज, अब मैं टिकट कराई बैठा हूँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए, मैंने होटल सब बुक कर रखे हैं। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता भी ऐसे भी होता है भाई। दिल्ली से मुझे वापस भेज दिया जिन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने। क्यों? नहीं, आप नहीं जा सकते ऐसे। अच्छा, मतलब इनकी मर्जी है, इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर आप पे डाउट हुआ तो आपका वीजा भी है तब भी आपको रोक लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो इन्होंने मुझे वापस कह रहे ऐसे कैसे। तो अब मुझे नहीं पता, नया नया मैं तो ऑर्डर गया, कुछ तो टेंशन कुछ, मैं क्या जी मेरा तो 1 लाख तो गया था 1.5 और गए मेरे। मैं वापस आ गया जी घर। तो मुझे बड़ी शर्म आई, घर से ही पैक करके गया सामान, मैं 10 दिन में लौटूंगा, इधर उधर बता के पूरा फैला रखी मैं जा रहा हूँ जी फलानी कंट्री। तो खैर भगवान ने मुझे फिर विल पावर दी, मैंने फिर टिकट कराई, मैंने फिर होटल कराए, कुछ नहीं मेरा वापस आया जी। मैंने 1-1.5 लाख फिर पट दिया। मैं जाना तो है बंदे के पास, पैसे तो लेके आने हैं या कुत्ता लेके आना है, हुआ क्या पता नहीं। फिर चला गया जी। अच्छा। भगवान ने साथ दिया। कोई मेरे पास, जब भी दूसरे टाइम भी मेरे पास कोई वीजा नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, इन्होंने मुझे जाने दिया। अच्छा, मतलब मुझे इमिग्रेशन में एक ऑफिसर मिल गया, मैंने उनको सारी चीजें दिखाई जो मेरा सोशल मीडिया था कि मैं ऐसे करके जी मेरे साथ ऐसे होगा, मुझे जाना बड़ा जरूरी है वो करके। अब पता नहीं उस टाइम कनेक्शन ऐसा बना कि भगवान ने उसी को लगाया था ड्यूटी पे जो मेरी बात समझ ले, और पहली बार ऐसा ऑफिसर था जिसने मेरी बात नहीं समझी। तो अच्छा, कुछ जो अपने यंग एज के हैं ना, जो 25-30 साल के लड़के हैं, उनको ये वैसे ही रोक देते हैं। कारण क्या है कि ये तो जाके लौटेगा नहीं। और कुछ जो हमारी कौम है पगड़ी वाली, इनको ये वैसे ही, इनको तो पता ही, ये तो बाहर में इतने मगन है कि मतलब मुझे, मैं सीट पे बैठा आगे, मेरे पीछे 2 लड़के बैठे, मुझे पूछ रहे हैं भाई कहाँ निकलना है। मैं कहा जी निकलना कहीं नहीं, मैं तो ऐसे करके जा रहा हूँ और मैंने आ जाना। कोई आपका बिलीव नहीं करता। तो खैर मैंने पहुंचा सर्बिया, मैंने बाहर गया, टैक्सी करवाई, उसको एड्रेस दिखाया, यहाँ जाना। मैं कहा होटल बाद में चलेंगे, पहले अगले घर ही चल। किस्मत मेरी तेज, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो अच्छा ही था, काफ़ी एक्सपीरियंस। मैं अगले बंदे घर पहुंचा, जैसे आपके घर पहुंचा मैं सीधा ऐसे ही, मतलब बंदा घर के बाहर खड़ा हुआ। अच्छा ना मैंने घर पूछा किसी से, ऐसी बढ़िया लोकेशन, सीधा घर के बाहर आदमी खड़ा, उसके तो अब आप एक्सपेक्ट करो उसका चेहरा कैसा होगा। तो खैर ये स्टोरी थी कि जो होता है अच्छे के लिए। कई बार ना फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया जब तुम पहुंचे वहां पे? नहीं, जो चोर है ना वो फिर 100 झूठ और बोलेगा। मेनली बात ये है कि आप कितना जोर लगा सकते हो। अगर एक बार मान लो मेरे 1 लाख रुपए तो जब डूब गया, फिर मुझे एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया, तो बंदा कई बार सोच लेता है छोड़ो। अगर मैं जब छोड़ देता ना तो मैं आज 15-16 डॉग नहीं करा पाता, और ना मैं डायरेक्ट जाता। अगर मुझे 1 डॉग जब आ जाता ना, पैसे डाल दिए 1 डॉग आ जाता, तो मैं अगली बार भी ऐसे ही करता। फिर मुझे एक बार ऐसी चिट्ठी लगती जरूर कि ये तो अभी 2-3 लाख की थी, फिर मुझे 15-20 की लगती सीधी, है ना। तो वो अच्छा हुआ जो हुआ। फिर कुछ नहीं जी, फ्रॉड तो जो होता है वो फ्रॉड ही होता है। फिर मैंने उसको बोला मुझे पैसे दे, वो बोला जी 1 हफ्ते में दे दूँ। मैं जिसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया वो कहाँ से 1 हफ्ते में देगा। फिर मैं कॉम्प्रोमाइज में दूसरा डॉग लेके आया था। अच्छा। मतलब उसने इधर उधर मुझे 10 कैनल दिखाए, मुझे एक डॉग समझ में आया, फिर मैंने वो ले लिया, मैं आ गया। इतना अच्छा चला वो डॉग, 1 से 10 उसी ने बनाए जी मेरे, मैं ये बोलूँगा। और जो डॉग वो आया था जिसको मैंने लिया था, आज तक भी सोशल मीडिया पे कभी रिवील नहीं हुआ उसका नॉर्मल फोटो वीडियो। वो फाल्टेड डॉग था, वो आज भी फाल्टेड है, ब्रीडिंग में 0। जो हुआ अच्छे के लिए। हाँ, बस वो तुम्हारा जो तुम लेके आए थे वो यंग एज का होगा डॉग, और अच्छी क्वालिटी यंग तो वो भी था। अच्छा, वो भी यंग था, बट अब अंदरूनी
नहीं पता ना आपके अंदरूनी क्या फॉल्ट। हाँ, वो डॉग तुम्हारा सोशल मीडिया से आ रहा था, ये तुम जरा खुद देख के आए तो खुद देखने का तो बात अलग है। तो तरनजीत भाई एक बार मुझे नट शेल में बताओ कि तुम कोई डॉग पसंद आता है कैसे उसको कैरी ऑन करते हो? सिंपल सा तरीका है, पहले आप जैसे सोशल मीडिया पे डॉग आपने ढूंढ लिया कोई भी, है ना, और उसके बाद आप उसके फोटोज नेचुरल फोटोज वीडियो, जो नहीं नेचुरल डाल रहा समझ लो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेचुरल फोटोज वीडियोस मंगवा लो, खेलते हुए के कोई शोज के हों। आप वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं उसको? वीडियो कॉल पे भी आप देख सकते हो, हाँ। लेकिन उसमें ज़्यादा क्लियर आपको मामला समझ नहीं आता। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको जैसे प्राइस डिस्कस कर लिया आपने कि इतने प्राइस का है, टेंटेटिव सा प्राइस है। टेंटेटिव प्राइस आपने पता कर लिया, आपके माइंड में है कि मेरा इतना बजट है क्या नहीं। उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी ये कि आप वहाँ जाओ। आप ये नहीं है कि आपने फ़ोन पे आपने या चैट पे आपने जो प्राइस नेगोशिएट कर लिया, है ना। और जो रियल ब्रीडर होगा वो नेगोशिएट भी ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अर्थ उतनी है। जो अगर किसी डॉग के अंदर कोई फॉल्ट है तो हो सकता है अगला 10,000 यूरो मांग के आपको 4,000 में भी दे दे। ठीक बात, मे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है अंदर। तो आप वहाँ जाओ, जो भी अगर मेल ले रहे हैं तो आपने सीमेंट टेस्ट वगैरह और जो भी करवाना है वो आप लाइव जो उसको फेनोटाइप देख सकते हैं, है ना। उसको शो ट्रेनिंग आप थोड़ा बहुत चला के ये वो जो करके उसका नेचर भी देख सकते हैं, नेचर, हाँ, टेम्परामेंट कैसा है। कैसा। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे अगर कोई फीमेल इंपोर्ट करवानी है तो आप मतलब फीमेल की आपने सेटिंग कर ली, सपोज कीजिए, आप वहाँ जाओ, आपके सामने मीटिंग कराओ। इस चीज़ में बहुत फ्रॉड है, इस चीज़ में बहुत गड़बड़ है, आपके सामने वो कराओ। फिर आपने जैसे भी करेंसी उनको देनी है, लाइक मोस्टली वो लोग कैश में लेते हैं। अच्छा। क्योंकि ड्यू टू टैक्स के कारण, है ना। अच्छा। और आपने करेंसी आप कैश लेके जाओ, ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते, प्रॉपर बिल के साथ जाओ, पकड़े जाओगे नहीं तो। अच्छा। और उसके बाद आप जो अगर आपके किसी कंट्री में रिलेटिव हैं तो वहाँ से भी आप उनको ट्रांसफ़र करा सकते हो या कुछ भी, या आप कोई वहाँ सेटिंग करो कि आप यहाँ INR दे दो। आप बताओ आप कैसे करते हो? मैं कैसे करता हूँ, मेरे तो रिलेटिव हैं जी, मैंने जर्मनी के अंदर, उनको यहाँ जरूरत है, मैंने 10 लाख रुपए यहाँ दे दिया। अच्छा। मैंने 10,000 यूरो उनसे वहाँ पकड़ लिए, ठीक है, वहाँ उन्होंने मेरे ब्रीडर को दे दिए, दैट्स इट। फिर आपने सारा करेंसी फाइनल होने के बाद आप जो कोर्ट की कार्रवाई जरूर करो। अच्छा। उसमें आप सर्टिफिकेट जो भी आपके टर्म्स हैं, है ना, वो आप जरूर लिखवाओ, इतने का डॉग हमने लिया है, ये वो। इन केस कल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, है ना, तो आपके पास कम से कम प्रूफ तो हैं। कैश पेमेंट का तो प्रूफ भी कोई नहीं, अगर मुकर ही जाए मैंने तो ली नहीं जी पैसे। तो इस तरह से आप करो। फिर बाकी वही प्रोसीजर है जो आपका इंपोर्ट का प्रोसीजर है। आप जो नियर बाई कंट्रीज में हमारे जो लैंड होगा, उसके बाद आप बाय रोड और नॉर्मली किसी भी कंट्री में ला सकते हैं और वहाँ से अपना, हाँ, वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, मेनली कि आप खुद जाओ, बस मेनली ये है। ठीक बात। तरनजीत भाई, तुम्हारा से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, तुम्हारे से पपी परचेज करना चाहे, तुम्हारी एक बार लोकेशन बता दो यार, कहाँ पहुँचना होता है? मेरी लोकेशन है दोस्तों विलेज चड़ूनी जट्टान और डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अंदर। NH1 जो दिल्ली से चंडीगढ़ उस हाईवे के ऊपर ही हमारी लोकेशन है। और आप मुझे इंस्टाग्राम इंजीनियर्स कैनल के नाम से मेरा है, और फेसबुक पे वहाँ जो पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो तरनजीत भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़ा खुल के बताया कि भी क्या क्या फ्रॉड होते हैं, क्या होते हैं। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है भी इसके रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पार्ट 2 बना देंगे जिसमें आपके सारे कमेंट के क्वेश्चनों को हम इंक्लूड कर देंगे। बाकी तरनजीत भाई को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उन्होंने बता दिया, इंजीनियरिंग कैनल के नाम से है भाई। बता दूं, ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, शौक की वजह से डॉग प्रोफेशन में आ गए और बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच गए। आज पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका नाम है। तो कोई पपी परचेज करना चाहता है तो जरूर संपर्क करना भाई। इनको फॉलो करो इंस्टा पे और फेसबुक पे इंजीनियर कैनल के नाम से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है भाई, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।